नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज के क्लास में हम समझेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका यानी प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो कि भारतीय संविधान का दर्पण भी कहलाता है या भारतीय संविधान की कुंजी भी कहलाता है। अगर यूपीएससी बीपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तावना काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इससे हमेशा बीपीएससी यूपीएससी के पीटी मेंस इंटरव्यू हर जगह सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि हम प्रस्तावना को भली भांति समझ ले, उनके सभी अर्थों को भली भांति समझ ले और प्रस्तावना भारतीय संविधान में लागू होने से लेकर बाद तक जो उसमें संशोधन हुए या फिर एक विवाद का जो बिंदु है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो इन सभी चीजों को समझ लेना चाहिए। बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी पीटी में तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के तौर पर प्रस्तावना से संबंधित कई सवाल रहते हैं और अगर मेंस की बात करें तो बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर सेकेंड के जो पहला सेगमेंट होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत प्रस्तावना से संबंधित कई बार सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए प्रस्तावना को समझने से पहले एक बार हम प्रस्तावना का पाठ कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकार किया गया था। तो आगे हम जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके एक एक मीनिंग को काफी अच्छे ढंग से समझेंगे और प्रस्तावना से संबंधित जो भी विवाद के बिंदु हैं, जो भी प्रस्तावना को एक बार देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और सारा जो है, तो इसको हम बारी बारी से इनके जो भी शब्द हैं उनके अर्थों को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। भारतीय संविधान में यह बाद में शामिल किया गया था, क्योंकि संविधान सभा में जहां तक भारतीय संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित करने की बात है, तो देखिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसे स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। पूरे प्रस्तावना को अगर देखा जाए इनके अर्थों को समझने के लिए तो हम 4 भाग में बांट सकते हैं। तो ये 4 भाग कौन कौन होंगे देख लीजिए। 4 भाग में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहला जो भाग है वो है शासन का स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है
शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप मतलब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा है शासन का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। और चौथे की बात करें तो वह है संविधान लागू होने की तिथि। तो ये चार जो भाग में हमने प्रस्तावना को बांटा है, तो सबसे पहले है शासन का स्रोत, दूसरा है शासन का स्वरूप, तीसरा है शासन का उद्देश्य और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। प्रस्तावना के मुख्यतः यही चार भाग हैं। तो अगर हम शासन की सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, तो जो भी शासन का स्रोत है, कहां से हमारे शासन को शक्ति मिलती है, तो वह जो है हम भारत के लोग में निहित है। यानी शासन का जो स्रोत है वह है हम भारत के लोग। अब समझना पड़ेगा कि हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है। तो हम भारत के लोगों से यही तात्पर्य है कि जो संविधान और हमारा जो शासन है वह भारत की जनता की इच्छा है, कहीं दूसरे या किसी अलग देशों के या बाहरी देशों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत की जनता का इच्छा है। दूसरा जो इसका मीनिंग निकलता है कि भारतीय संविधान का निर्माण हम भारतीय जनता द्वारा किया गया है। यानी कि भारतीय जनता ने जो प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में भेजे थे, तो उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। यानी संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा किया गया है। और तीसरा है कि शासन की, संविधान की, सरकार की जो सर्वोच्च संप्रभुता है वो जनता के हाथों में है, ना कि आजादी से पहले की अगर बात करें जिस तरह से सर्वोच्च संप्रभुता ब्रिटेन में निहित थी, ब्रिटिश राजसत्ता या ब्रिटिश ताज में निहित थी, उस प्रकार से नहीं। अब जो है जो शासन का जो संप्रभुता होगा, जो शक्ति होगी, वह भारतीय जनता में निहित होगी। तो यही तीन अर्थ है। यानी जनता की इच्छा, भारतीय जनता की इच्छा, भारतीय जनता के द्वारा, और भारत की जनता की संप्रभुता, भारत की जनता की संप्रभुता मतलब कि संपूर्ण शक्ति जो है वो भारतीय जनता के हाथ में केंद्रित है, भारतीय जनता के हाथ में निहित है। यहां से हम देखें तो तीन चीज निकल कर आता है। तो पहला है प्रतिनिधित्व, यानी इसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है भागीदारी, द पार्टिसिपेशन। और तीसरा है उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शासन के स्रोत, जो कि संपूर्ण स्रोत भारतीय जनता में निहित है, तो उसके तीन जो सेगमेंट है वो उभर कर आते हैं: प्रतिनिधित्व, भागीदारी और उत्तरदायित्व।
तो ये पहला जो हुआ, पहला भाग शासन का स्रोत, वो भारतीय जनता में निहित है और उससे प्रतिनिधित्व, भागीदारी और उत्तरदायित्व, ये तीनों जो है भारतीय जनता के पास है। भारतीय जनता ही प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय जनता ही शासन में भागीदारी निभाते हैं और भारतीय जनता ही इसका उत्तरदायित्व भी लेता है। मतलब भारतीय जनता के पास ही सारा चीज है, रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये शासन का जो स्रोत है, हम भारत के लोग, जहां से भारतीय संविधान, शासन और भारत की सरकार को जहां से शक्ति मिलती है, तो उसका जो है यह मतलब हुआ। अब हम चलेंगे शासन के स्वरूप पर। तो शासन का कैसा स्वरूप है, आप प्रस्तावना को देखिए। तो प्रस्तावना में सबसे पहले जो वर्णित शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन। दूसरा है संपूर्ण, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गणराज्य। तो शासन का जो स्वरूप है, ये शासन का स्वरूप इन्हीं 5 जो तथ्य हैं, 5 जो अक्षर है उसमें निहित है। भारतीय शासन का स्वरूप तो पहला हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक और पांचवा गणराज्य। अब सभी का हम मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हुआ कि भारत देश, भारत की सरकार, भारत का शासन प्रबंध वो अपने आप में निर्भर है। यह किसी विदेशी शक्ति के द्वारा गाइड नहीं होता है, किसी विदेशी शक्ति के द्वारा यहां पर निर्देशन नहीं मिलता है। यह अपने फैसले करने के लिए सक्षम है, अपना नीति निर्माण खुद करेगा और खुद से ही नीतियों को लागू करेगा, यानी इस पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं होगा। जबकि अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि उसकी नीति निर्माण, उसे लागू करने का जो जिम्मा था वो ब्रिटिश सरकार के ताज में निहित था। तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बना। हालांकि इनमें कुछ विवाद भी हैं। लोग कहते हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण जो भारत की सोवरेनिटी है वो उसको पूरी तरह से हम सोवरेन स्टेट नहीं कर सकते हैं, परंतु क्योंकि इसका कारण यह है कि लोग मानते हैं कि जो कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल में वही देश है जो कभी ना कभी ब्रिटिश का उपनिवेश रह चुका है। मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश रहने वाले देशों का जो एक संगठन था उसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। आज भी चूंकि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इस कारण से कुछ लोग सवाल उठाते हैं। परंतु यहां पर यह तर्क दिया जा सकता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की इच्छा का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि किसी दबाव के कारण जो है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। जब चाहे तो उससे सदस्यता त्याग सकता है और जब चाहे तो उसमें सदस्यता रह सकते हैं। क्योंकि अब राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के नाते बहुत सारे कुछ लाभ भी हैं। इस कारण से भारत जो है राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसकी त्याग नहीं करना चाहता है, और बहुत सारे जो देश है अभी तक है। और आज जो हम ग्लोबलाइजेशन का दौर देखते हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील होता जा रहा है, तो कई सारे ऐसे इंटरनेशनल संस्थाएं हैं। जैसे सबसे बड़ा संस्था तो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अलावा उसके तमाम सारे जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, आईएलओ है, WTO है, विश्व बैंक है,
और इसके अलावा जो भी क्षेत्रीय स्तर पर भी संगठन है, जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, तो ये सब जो संगठन है ये कहीं ना कहीं आज संपूर्ण विश्व की नीतियों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो पहले की परिभाषा थी, जो कि आज से पहले 50 साल पहले, जो 50-70 साल पहले जो परिभाषा दी जाती थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, तो वो आज नहीं है। आज कोई भी देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। अतः हम यहां पर कह सकते हैं कि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। यह अपनी नीतियों को खुद बनाता है, खुद लागू करता है और खुद पर लागू करता है। अब दूसरे शब्द को आइए, समाजवादी। तो समाजवादी क्या है? तो समाजवादी में देखिए, तो सबसे पहले जो यूरोप से समाजवाद की परिभाषा उभरा था, जो कि गहरे अर्थ में जाकर साम्यवाद में तब्दील हो गया। तो साम्यवाद या यूरोपीय समाजवाद जो कि रूस और चीन में लागू है, तो वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग का उदय होगा और अमीरों और गरीबों के बीच वर्ग संघर्ष होगा, और इस तरह से जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनके पास संपत्ति आएगा। मतलब अमीरों से लड़ाई करके या पूंजीपतियों से लड़ाई करके वो संपत्ति को गरीबों में वितरित करने की बात करता है, और इस तरह से वर्ग संघर्ष और सर्वहारा वर्ग की उदय की बात करता है। परंतु भारतीय संविधान में जिस समाजवाद को सम्मिलित किया गया है वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। यहां पर वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता है और ना ही किसी पूंजीपतियों से लड़कर, बल्कि सहयोग के माध्यम से। यहां पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं है। सर्वहारा वर्ग का उदय होगा, पूंजीपति से धन का जो वितरण है वो मजदूरों और गरीब या किसानों में होगा, परंतु वह संघर्ष के माध्यम से नहीं बल्कि सहयोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, नियम के माध्यम से, संविधान के माध्यम से होगा। तो समाजवाद का यही अर्थ है कि एक समाजवादी देश अपने संपूर्ण देश में आय, सामाजिक, आर्थिक जो समानता है उसको लागू करने का प्रयास करता है, और समाजवादी मॉडल में सभी लोगों को संपत्ति मतलब आर्थिक समानता की बात करता है। तो ये समाजवाद हुआ। अब पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो राज्य होगा, भारत जो शासन का जो स्वरूप होगा वह धार्मिक नहीं होगा। मतलब किसी भी एक धर्म को हम प्रमोट नहीं करेंगे, एक धर्म को हम संरक्षा नहीं देंगे, एक धर्म को कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, और ना ही किसी धर्म विशेष पर जो है शासन प्रणाली हमारी चलेगी। तो सभी धर्मों को ये समान रूप से मान्यता देगी। अब है सेकुलर शब्द में भी बहुत तरह का विवाद है, क्योंकि यहां पर पंथ निरपेक्ष की बात किया गया है। इसका मतलब है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि धर्म के प्रति जो भारत का रुख है वह सकारात्मक है, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां धर्म के प्रति जो सरकार का रुख है वह नकारात्मक है। तो इस प्रकार से यह एक गहरे निहितार्थ रखते हैं और काफी सारे इसमें विवाद भी हैं, परंतु पंथ निरपेक्ष का जो सीधा मीनिंग है वह यही है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आगे आइए, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? तो सबसे अच्छा परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया, आप लोग जानते ही होंगे, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। ये जो परिभाषा है तो उसी से आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जो शासन का जो प्रमुख होता है, जो हमारी सरकार होती है, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के मतों द्वारा चुना जाता है। जिनको सर्वाधिक वोट बनेंगे, मिलेंगे, वह सरकार बनाएंगे और वह शासन चलाएंगे। तो लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। वहां कोई राजशाही या इस प्रकार का सिस्टम नहीं रहेगा, बल्कि जनता जिसको चाहेगी, जो जिसकी नीति, जिस पार्टी, जिस दल की नीति सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, लोकप्रिय होगी, उन्हीं की सरकार होगी। तो जनता द्वारा निर्वाचित जो सरकार होती है वही लोकतंत्र है। इसके अतिरिक्त आप आइए गणराज्य। हम बात करें गणराज्य। तो गणराज्य का क्या मतलब है? बहुत बार क्या होता है कि लोकतंत्र और गणराज्य का लोग एक ही मीनिंग लगाते हैं, परंतु यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र का मतलब जहां हुआ कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार, वहीं गणराज्य का मतलब यह हुआ कि जो शासन का जो प्रमुख होगा वो अनुवांशिक नहीं होगा। मतलब पहले राजा का बेटा जो राजा बनता था, राजा का बेटा ही उत्तराधिकारी बनता था, अब वैसा नहीं होगा, बल्कि यह अनुवांशिक रूप से नहीं होगा, एक कार्यकाल होगा। यह भी निर्वाचित लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है कि जो शासन प्रमुख होंगे उनका निर्वाचन होगा, परंतु यह अनुवांशिक नहीं होगा। मतलब जितना बार चाहिए वो नए व्यक्ति वहां पर शासन के प्रमुख के रूप में आएंगे।
तो इस प्रकार से ये जो 5 हमारे शासन का स्वरूप है, सभी शब्द का अलग अलग जो मीनिंग है, तो इस प्रकार से है। अब हम चलेंगे, देखेंगे कि शासन का क्या उद्देश्य था। तो शासन के उद्देश्य को समझने के लिए फिर इसमें जो अर्थ है उस अर्थ को हम लोग देखेंगे। तो अर्थ क्या है, तो पहली बार देखिए, तो सबसे पहले इसके आगे अगर हम पढ़ें तो आगे क्या है कि ये तो शासन का स्वरूप है, इसके आगे है न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता। तो न्याय किस प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता, तो इसमें आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद फिर आइए समता। तो समता किस प्रकार की समता, तो यह जो है आपका हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और इसके बाद जो बंधुता है, तो किस प्रकार की बंधुता, तो उसमें मानव की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये 4 शब्द है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन चारों शब्द का मीनिंग हम भली भांति से समझेंगे। तो न्याय को थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, जस्टिस। स्वतंत्रता को हम फ्रीडम कहेंगे, समता को इक्वलिटी कहेंगे और बंधुता को फ्रेटरनिटी कहेंगे। अब इसके अंदर भी कई सारे टर्म हैं, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उसी प्रकार अगर विचार, आइडियाज, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीफ, धर्म, रिलीजन और उपासना। इसी प्रकार प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मानव की गरिमा, डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, और राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। तो ये जो 4 शब्द है, इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
तो हमारा शासन का जो उद्देश्य होगा, इसमें 4 शब्द है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो न्याय किस प्रकार की न्याय होगी? तो हम यहां के नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय सुनिश्चित करेंगे संविधान के माध्यम से। क्योंकि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का दर्पण है। यानी अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि आगे संविधान में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ उसका स्वरूप है, क्या उसका उद्देश्य है और किस प्रकार का है, तो उसकी एक झलक आपको प्रस्तावना से ही मिल जाएगी। दूसरा बात है कि अगर संविधान के अंदर अगर कहीं किसी बात को लेकर कोई अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तब जो है यहां हम प्रस्तावना को देखेंगे कि प्रस्तावना क्या कह रही है, और उस प्रस्तावना उसका अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह जो है सक्षम है। क्योंकि भारतीय संविधान का कोई प्रतिमान नहीं है। जैसे कई बार देखिए पाकिस्तान का जो संविधान है, अगर वहां पे कोई कंट्राडिक्शन हुआ या कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके लिए शरिया कानून को लिया जाता है। अगर रूस और चीन में देखिए किसी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन हुआ तो वहां पर, चूंकि वह देश जो है मार्क्सवादी कानून वहां लागू है, तो मार्क्स और माओ सेतुंग, लेनिन, इनके क्या विचार थे, तो वहां पे देखा जाता है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कोई प्रतिमान नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में जब भी कोई अर्थ स्पष्ट करने की बात आती है तो प्रस्तावना को देखा जाता है। और चूंकि यह भारतीय संविधान को खोलने वाला एक कुंजी है, मतलब भारतीय संविधान में आगे जाके पढ़ने से पहले आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए और भारतीय संविधान बढ़िया से समझ में आएगा। इसलिए इसे जो है भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले न्याय। तो न्याय क्या है? सामाजिक, मतलब जो भी प्रत्येक लोग हैं, यहां देश के जो भी नागरिक हैं, सब में सामाजिक समानता होनी चाहिए। सभी सामाजिक रूप से एक होना चाहिए, उनके अंदर समता होनी चाहिए। और यही कारण है कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, जो मौलिक अधिकार हैं, तो उसके अंतर्गत भी समता का अधिकार दिया गया है। और उसमें से सामाजिक समानता, खास करके जो अनुच्छेद 15 है, तो 15 में जो सामाजिक समानता की बात की गई है, या 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई, तो कहीं ना कहीं यह सामाजिक समानता का जो है को दर्शाती है कि सभी नागरिक समान है, चाहे वो कानून के समक्ष समान हो, चाहे वह लोक नियोजन में समान हो, या फिर कहीं पर भी जो भेदभाव किया जाता है, या फिर 17 में आप देखिए अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है, या 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो सभी नागरिक को सामाजिक समानता उपलब्ध कराने के लिए और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए, अब सामाजिक न्याय की अवधारणा काफी विकसित हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक न्याय की क्या अवधारणा हुई है, उसकी चर्चा कभी हम फिर बाद में करेंगे। अब आर्थिक, तो आर्थिक क्या है? तो आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, आर्थिक न्याय भी होनी चाहिए। सभी लोगों को एक न्यूनतम आय होनी चाहिए, सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सभी को जो काम कर रहे हैं उसके लिए वेतन मिलना चाहिए, उसके लिए मजदूरी मिलना चाहिए। पहले जो बंधुआ मजदूरी या बेगारी करवाया जाता था, उन सबों पर रोक लगाया गया। यानी आर्थिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक न्याय होनी चाहिए। तो ये जो है, और दूसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत यह सुनिश्चित करता है कि भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, तो इसमें संपूर्ण देशवासियों को भाग लेने का अवसर मिले। इसीलिए यहाँ का जो मताधिकार है वह, उसकी आयु 18 वर्ष की गई है, बेशक मताधिकार कि 18 वर्ष की आयु में लोग सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है और वो अपना विवेक से सरकार को चुनेंगे। इसलिए सभी नागरिक को जो भी 18 साल के हो चुके हैं उसे निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है और इसके तहत जो है उन्हें राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाता है। तो ये न्याय का अर्थ हुआ। आगे आइए, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है? तो हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। मतलब आप इस देश में रहने के बाद आपके विचारों का स्वागत किया जाएगा। आपके विचार, आप चाहे उस विचार से किसी का विरोध कर रहे हो या नई परिभाषा कर रहे हैं या नवाचार कर रहे हो, ये विचार आप रख सकते हैं। और इसी के लिए आप देखिए कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 है, तो 19 में संपूर्ण जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि आप बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कोई भी बिजनेस या व्यापार कर सकते हैं। तो ये है।
उसके बाद जो भी आपका मान्यता हो, विश्वास हो, उसको भी आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान शासन आपको बाध्य नहीं करेगा कि आप इस विश्वास को मानिए, इस विचार को मानिए या किसी अन्य विचार को मानिए। इसके अलावा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसकी उपासना कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी धर्म हो आप मान सकते हैं। और किसी एक धर्म में रहकर भी दूसरे, तीसरे, चौथे धर्म की मान्यताओं को भी विश्वास कर सकते हैं। तो ये धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है। आगे आइए, अब समता, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी किस प्रकार की होगी? तो प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब इस देश में सभी नागरिक का समान प्रतिष्ठा है। एक खेत में काम करने वाला मजदूर से लेके जो भारत का राष्ट्रपति है, दोनों एक व्यक्ति के तौर पर प्रतिष्ठा समान है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी जो है, भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो विधिक रूप से चाहे किसी भी रूप में, उसकी समान प्रतिष्ठा है। और कोई भी अगर अवसर मिलता है, जैसे आगे बढ़ने का अवसर है, रोजगार का अवसर है, आपको लोक नियोजन में शामिल होने का अवसर है, अपनी प्रतिभा या हुनर दिखाने का अवसर है, तो वो अवसर जो है सभी को समान रूप से मिलेगा। इसे किसी भी जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को अवसर और प्रतिष्ठा की समानता दी जाएगी। तो ये जो है समता है। अब आगे आइए, मानव की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब बंधुता क्या है? तो बेसिकली जो फ्रांसीसी क्रांति था, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांसीसी क्रांति के 3 जो शब्द हैं, तो इसकी झलक कहीं ना कहीं हम भारतीय संविधान में देखते हैं। और ये फ्रांसीसी शब्द जो निकले थे, फ्रांसीसी क्रांति से जो शब्द निकले थे, पूरी दुनिया में ये फैला और भारतीय संविधान पर भी इसका असर हम देखने को मिलते हैं। तो मानव की गरिमा क्या है? तो प्रत्येक मानव की एक डिग्निटी होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। मानव जीवन का मतलब क्या है, ये विस्तार से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में समझाया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि मानव जीवन का मतलब यह नहीं है कि किसी भी तरह से जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी हमारे जो दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत एक श्रेष्ठ जीवन की अवधारणा को विकसित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि हम उसको बेइज्जती कर रहे हैं या घुट-घुट कर जीवन दे रहे हैं, मार के जीवन दे रहे हैं, या उसको सताकर उत्पीड़न, शोषण या कई प्रकार से उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जीवन नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निटी फुल लाइफ जो है उसकी बात करती है। और जब संपूर्ण देश के नागरिकों के पास जीवन की गरिमा होगी, तभी हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये दोनों गहरे, जो मानव की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता है, ये दोनों शब्द बहुत गहरे निहितार्थ रखते हैं। इसी कारण है कि जो समाजवादी है, तो समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको 1942 में जो 42वें संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। तो मानव की गरिमा अगर हम सुनिश्चित करा देते हैं, तब जो है हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी, और तब जो है हमारी भाईचारा में वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब है कि मानव की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, जो भाईचारा है, तो उसको भी शामिल किया गया है। तो यह तीनों शब्द जो है एक दूसरे से इतना घुले मिले हैं कि भाईचारा तब हम कायम कर सकते हैं जब हम मानव की गरिमा देंगे, और तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात हम कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से जो विषमता पनपी है आर्थिक क्षेत्र में, और तथाकथित तौर पर जो समानांतर रूप से 2 भारत का विकास हो रहा है, एक शाइनिंग इंडिया और दूसरा गरीब फटेहाल भारत की जो विकास हो रही है, तो यह कहीं ना कहीं जो हमारी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक जो विषमता है, तो यह विषमता को बिना समाप्त किए, इसके अलावा जो शिक्षा है, बेरोजगारी है, शोषण है, उत्पीड़न है, तो इन सब चीज़ों को हम समाप्त किए बिना नेशनल इंटीग्रेशन जो है
उसको हम कायम नहीं रख सकते हैं। तो जरूरी है कि इन सब चीजों को समाप्त किया जाए, तभी हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित रह पाएगी। अब बात है संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान लागू होने की तिथि जो प्रस्तावना में जो जिक्र किया गया है तो वह है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? संविधान को अंगीकृत किया गया। अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। यानी मुख्य रूप से देखें तो संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया, परंतु इसमें एक और तिथि आता है और वह तिथि है इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को आखिर क्या हुआ और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो यहां पर यह समझ लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान परिवर्तित हो गया, मतलब लागू हो गया, और उसके कुछ अनुच्छेदों को, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, कुछ अनुच्छेदों को उसी समय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया और बाकी संविधान 26 जनवरी 1950, इसलिए चूंकि स्वतंत्रता से पूर्व 26 जनवरी प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो इस दिवस को यादगार बनाए रखने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यही कारण है कि जब संविधान लागू हो गया तो इस तिथि को हम गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं, जबकि हाल फिलहाल से एनडीए गवर्नमेंट द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे इसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, परंतु आज हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो विवाद रहा वो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। इस बात को लेकर लंबे समय तक विवाद चला था, क्योंकि संविधान सभा में इसको अलग से शामिल किया गया था। जैसा मैंने पहले ही चर्चा किया कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। और अगर मूल रूप से देखें तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह प्रभावित है। यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रस्तावना का प्रोविजन था और यही कारण है कि संविधान सभा में प्रस्तावना को बाद में शामिल किया गया। संविधान निर्माताओं की क्या मंशा थी, इस बात को के लिए आगे चलकर कई विवाद हुए और इस विवाद के कारण, क्योंकि विवाद बहुत लंबा चला था, इसलिए बहुत समय तक अस्पष्ट रहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहला जो विवाद हुआ वो 1950 में ही गोपालन बाद में शुरू हुआ और गोपालन बाद में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इस कारण से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आइए एक नजर हम उन विवादों पर डालते हैं और अंततः हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अब हम बात करें प्रस्तावना से संबंधित जो विवाद थे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। तो इन विवादों में अगर सबसे पहला अगर हम तथ्य को देखें तो 1950 में जो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य था, तो इसमें सीधी तौर पर कह दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है
तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। अगर हम 1960 की बात करें तो इसमें बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ के बाद को देखें तो यहां भी यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, यह जो है एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। मतलब प्रस्तावना जो हमारे सरकार की आकांक्षाओं, हमारे जनता की आकांक्षाओं और उनके आदर्शों, सरकार के जो आदर्शों का स्वरूप प्रदर्शित करती है, तो इस दिशा में कहीं भी मार्गदर्शन की बात हो तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसे लागू किया जा सकता है। सबसे पहले ये 1973 का जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, यह काफी इंपोर्टेंट है। इस केशवानंद भारती वाद में अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और हालांकि यह न्याय योग्य नहीं है, परंतु अगर इसमें संशोधन की बात करें तो यहीं से एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात आया, मूल ढांचा। तो प्रस्तावना में जब भी संशोधन की बात होगी तो जो मूल ढांचा है उसको बगैर प्रभावित किए, मतलब मूल ढांचा में छेड़छाड़ किए बिना इसका संशोधन किया जा सकता है। मतलब प्रस्तावना जो है केशवानंद भारती बाद 1973 में यह मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु उसके जो मूल ढांचा है उसको बिना छेड़छाड़ किए। इसके अतिरिक्त अगर एसआर मुंबई की बात करें तो यहां पर उन्हीं चीजों को दर्शाया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान से अलग नहीं है, बल्कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। आंतरिक हिस्सा है और इसमें मूल ढांचा क्या क्या होगा, इन बातों को इसमें दिखाया भी गया। तो मूल ढांचा के रूप में इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भारत की संघीय संरचना है, राज्य और केंद्र मिलकर जो बनता है, वो पंथ निरपेक्ष मतलब संघीय संरचना, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता अखंडता, तो इन सब चीजों को मूल ढांचा के रूप में प्रस्तुत किया गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद फिर 1995 में अगर हम LIC बात की बात करें, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा बाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, ना सिर्फ हिस्सा है कि यह संविधान के अर्थों को निर्वचन करने में भी मदद करेगी। हालांकि यह बात केशवानंद भारती बाद में भी कहा गया था और फिर से एक बार दोहराया गया कि जब भी कभी संविधान के अर्थों को स्पष्ट करने की बात हो, जब भी कभी दुविधा का प्रश्न हो, तो ऐसे में हम प्रस्तावना को देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो वाद थे, जो कई प्रकार लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद यह मान लिया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब हम संशोधन की बात करें तो जैसा कि केशवानंद भारती ने बाद में कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान में संशोधन हो सकता है, इसलिए संविधान में जो संशोधन हुआ तो संशोधन को भी जानना जरूरी है। संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है और इसमें जो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ तो ये 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976
42वें संविधान संशोधन 1976 में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, और ये 3 शब्द कौन कौन थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जो है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए। और इस तरह से मैं समझता हूं कि प्रस्तावना से संबंधित जिन बातों को हम मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, और इस क्लास की मदद से जो पीटी परीक्षा है उसका भी उत्तर हम दे सकते हैं, और इसके साथ साथ इंटरव्यू के भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और साथ ही जो प्रस्तावना की समझ एक आम भारतीय को भी होना चाहिए, तो उसके संबंध में हमने विस्तृत रूप से बताने का कार्य किया, दोनों तरफ से, लिखकर भी, बोलकर भी। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थियों को या आमजनों को जो संविधान की प्रस्तावना को जानना चाहते हैं, उनको इस क्लास से काफी फायदा होगा। और इसी प्रकार से संविधान के कुछ कुछ बिंदुओं पर हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।